अध्याय 15। पिशाच का प्रतिशोध। अगली सुबह बाकी दोनों के जागने से पहले ही हैरी टेंट से निकलकर जंगल में गया। वह सबसे पुराने, गांठदार और गलीचे दिखने वाले पेड़ की तलाश में था। उसके नीचे उसने बावरिन एंड मूडी की आंख जमीन में गाड़ दी और छड़ी से उसके तने पर एक छोटा सा क्रॉस भी बना दिया। यह ज्यादा सम्मानजनक तो नहीं था, लेकिन हैरी को लगा कि बावरिन एंड अपनी आंख के डेलोरस अम्बridge के दरवाजे में फंसे होने के बजाय इसे ज्यादा पसंद करते। फिर वह टेंट में लौटकर बाकी दोनों के जागने का इंतजार करने लगा ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। हैरी और हर्माइनी का विचार था कि किसी भी जगह ज्यादा देर तक रुकना अच्छा नहीं है। रॉन भी इससे सहमत हो गया। बस उसकी इकलौती शर्त यह थी कि अगला पड़ाव ऐसी जगह होना चाहिए जहां बेकन सैंडविच मिल जाए। हरमाइनी ने उस जगह के चारों ओर लगाए सम्मोहन हटा दिए, जबकि हैरी और रॉन ने जमीन से सारे ऐसे निशान मिटाए जिनसे यह पता चल सकता कि उन्होंने वहां डेरा डाला था। फिर वह अंतर ध्यान होकर बाजार वाले एक छोटे शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गए। जब उन्होंने पेड़ों के एक छोटे झुरमुट के नीचे टेंट लगाकर उसके चारों तरफ नए रक्षात्मक सम्मोहन लगा दिए, तो हैरी अदृश्य चोगा ओढ़कर भोजन की तलाश में चल दिया। बहरहाल सब कुछ योजना के अनुरूप नहीं हुआ। वह अभी शहर में दाखिल ही हुआ था कि तभी अचानक अस्वाभाविक ठंडक, गहरी धुंध और आसमान में अंधेरा होने से वह जहां खड़ा था वहीं जम गया। लेकिन तुम तो बहुत बढ़िया पितृदेव उत्पन्न कर सकते हो, रॉन ने एकदम कहा जब हैरी टेंट में खाली हाथ हाफता हुआ लौटा और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, दंपिशाच। मैं मैं पितृदेव उत्पन्न नहीं कर पाया, उसने हाफते हुए कहा और अपने सीने को पकड़ लिया। हुआ ही नहीं। उन दोनों के चेहरे पर आए स्तब्धता और निराशा के भाव देखकर हैरी को शर्म आने लगी। यह किसी बुरे सपने जैसा अनुभव था। वो दंपिशाचों को धुंध में दूर तैरता हुआ देख रहा था। सुन्न करने वाली ठंडक उसके फेफड़ों में भर रही थी और दूर से आती चीख उसके कानों में आ रही थी, लेकिन वो खुद की रक्षा करने में असमर्थ था। उस जगह से हिलने और भागने के लिए हैरी को अपनी पूरी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने अंधे दम पिशाचों को मगलुओं के बीच उड़ता छोड़ दिया, जो उन्हें देख तो नहीं सकते थे, लेकिन निश्चित रूप से उनके द्वारा फैलाई निराशा को महसूस कर सकते थे। तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। चुप रहो रॉन, हरमाइनी ने डपटते हुए कहा। हैरी, क्या हुआ था? तुम्हें क्या लगता है तुम पितृदेव उत्पन्न क्यों नहीं कर पाए? तुमने कल तो आसानी से पितृदेव उत्पन्न कर लिया था। मुझे नहीं मालूम। वह परकिंसन की एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गया और अपमानित महसूस करने लगा। उसे डर था कि उसके भीतर कुछ गड़बड़ हो गई है। गुजरा हुआ कल बीते वक्त की बात लग रहा था। आज वह खुद को एक बार फिर 13 साल का महसूस कर रहा था, जब हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में सिर्फ वही बेहोश हुआ था। रॉन ने कुर्सी के एक पाए पर लात मारी। क्या? वह हरमाइनी पर गुर्राया। मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। जब से मेरे शरीर का आधा खून बहा है, तब से मैंने सिर्फ 2 टोड स्टूल खाए हैं। तो जाओ और खुद दम पिशाचों से लड़ो, हैरी ने आहत होकर कहा। मैं ऐसा जरूर करता, लेकिन अगर तुमने ध्यान दिया हो तो मेरे हाथ पर पट्टी बंधी है। बड़ा अच्छा बहाना है। क्या मतलब? अब समझ में आया, हरमाइनी चिल्लाई और अपने माथे पर हाथ ठोका, जिससे दोनों चौंक कर खामोश हो गए। हैरी, लॉकेट तो दो, लाओ, उसने अधीरता से कहा। और जब हैरी ने कुछ नहीं किया तो उसने अपनी उंगलियां चटकाई। हैरी, तुम अब भी हॉर्क्रक्स पहने हो। उसने अपने हाथ बढ़ाए और हैरी ने सुनहरी चेन को अपने सिर के ऊपर उठाया। जिस पल हैरी की चमड़ी से इसका संपर्क टूटा, वह आजाद और अजीब तरीके से हल्का महसूस करने लगा। उसे तो यह एहसास भी नहीं हुआ था कि वो पसीना पसीना हो रहा था या उसे सीने पर एक भारी बोझ महसूस हो रहा था, जब तक कि दोनों का एहसास खत्म नहीं हो गया। अब अच्छा लग रहा है? हरमाइनी ने पूछा। हाँ, बहुत अच्छा। हैरी, हरमाइनी उसके सामने उकड़ू बैठते हुए ऐसे लहजे में बोली जिसका इस्तेमाल बहुत बीमार व्यक्ति से बात करते समय किया जाता है। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि किसी ने तुम्हारी आत्मा पर कब्जा कर लिया था? क्या? नहीं तो, उसने रक्षात्मक अंदाज में कहा। इससे पहनने के बाद हुई हर चीज मुझे याद है। अगर कोई मेरी आत्मा पर कब्जा कर लेता तो मुझे ये याद नहीं रहता कि मैंने क्या किया है। जिनी ने मुझे बताया था कि कुछ ऐसे दौर थे जिनके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। हम्म, हरमाइनी ने भारी लॉकेट को देखते हुए कहा। देखो, शायद हमें इसे पहनना नहीं चाहिए। हम इसे टेंट में रख देते हैं। हम हॉर्क्रक्स को यूं ही पड़ा नहीं छोड़ सकते, हैरी ने दृढ़ता से कहा। अगर यह खो गया, अगर यह चोरी हो गया। ओह, ठीक है, ठीक है,
हरमाइनी ने कहा और इसे अपने गले में डालकर शर्ट के नीचे कर लिया। लेकिन हम इसे बारी बारी से पहनेंगे ताकि कोई इसे ज्यादा देर तक ना पहने। बहुत बढ़िया, रॉन ने चिढ़ते हुए कहा। और अब जब हमने इस मामले को सुलझा लिया है तो क्या हमें थोड़ा खाना मिल सकता है? ठीक है, लेकिन हमें खाने की तलाश करने के लिए कहीं और जाना होगा, हरमाइनी ने हैरी पर उड़ती नजर डालते हुए कहा। ऐसी जगह रुकने का कोई मतलब नहीं है जहां दंपिशाच मंडरा रहे हो। अंत में उन्होंने दूर दराज के वीरान खेत में रात गुजारी। उन्हें पास के फार्म हाउस में कुछ अंडे और ब्रेड हासिल करने में कामयाबी मिल गई थी। यह चोरी तो नहीं है ना? हरमाइनी ने परेशान आवाज में कहा, जब वे अंडों को भूनकर टोस्ट के साथ खा रहे थे। मैंने मुर्गियों के दबड़े में पैसे रख दिए हैं। रॉन ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई और भरे हुए मुंह से बोला, हरमाइनी तुम चिंता बहुत करती हो, आराम से बैठो। सचमुच भरपेट खाने के बाद आराम से बैठना ज्यादा आसान था। दम पिशाचों के बारे में हुई बहस उस रात को हंसी में भुला दी गई। हैरी खुश, यहाँ तक कि आशावादी मानसिकता से रात की 3 पालियों में से पहली पाली में पहरा देने गया। उन्हें पहली बार पता चला कि भरे पेट का मतलब अच्छा स्वभाव होता है, जबकि खाली पेट का मतलब होता है विवाद और निराशा। हैरी को ये सच्चाई जानने में सबसे कम हैरानी हुई, क्योंकि वो डसली परिवार में कई बार भूखा रह चुका था। हरमाइनी भी उन रातों को ठीक ठाक सहन कर लेती थी जब उन्हें जंगली फलों या पुराने बिस्कुटों के अलावा कुछ खाने को नहीं मिलता था। अलबत्ता ऐसी स्थिति में हरमाइनी का स्वभाव सामान्य से थोड़ा ज्यादा चिड़चिड़ा रहता था और वह ज्यादा खामोश भी रहती थी। बहरहाल रॉन को दिन में 3 बार जायकेदार भोजन करने की आदत थी, जो उसकी माँ या हॉगवर्ट्स के घरेलू जिन बनाते थे। इस वजह से उससे भूख सहन नहीं होती थी और वह अतार्किक तथा चिड़चिड़ा हो जाता था। जब भी भोजन की कमी के साथ ही रॉन हॉर्क्रक्स पहनता था तो उसका स्वभाव बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता था। तो अब आगे कहाँ जाए? वह रट लगाए रहता था। वह इस बारे में खुद कभी सुझाव नहीं देता था। वह तो बस भोजन की कमी का रोना रोता रहता था और हैरी तथा हरमाइनी से योजनाएं बनाने की उम्मीद करता था। हैरी और हरमाइनी ने इस बारे में घंटों तक निरर्थक बातचीत की कि वे बाकी हॉर्क्रक्स कहाँ खोज सकते हैं और जो हॉर्क्रक्स उन्हें मिल गया है उसे कैसे नष्ट कर सकते हैं। चूंकि उनके पास कोई नई जानकारी नहीं थी, इसलिए वह हर चर्चा में वही बातें बार बार दोहराते थे। डम्बलडोर ने हैरी को बताया था कि वोल्डेमॉर्ट ने शायद हॉर्क्रक्स ऐसी जगह छिपाए होंगे जो उसके लिए महत्वपूर्ण होगी, इसलिए वे बार बार उन जगहों के नाम दोहराते रहे जहाँ वोल्डेमॉर्ट रह गया था। वह अनाथालय जहाँ वह पैदा और बड़ा हुआ था, हॉगवर्ट्स जहाँ उसकी शिक्षा हुई थी, बोर्गिन एंड बर्ग्स दुकान जहाँ उसने स्कूल छोड़ने के बाद नौकरी की थी, फिर अल्बानिया जहाँ वो कई साल तक छिप कर रहा था। यही उनके अनुमानों का आधार था। हाँ चलो अल्बानिया चलते हैं, पूरे देश की तलाशी में 1 दोपहर से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, रॉन ने ताना मारते हुए कहा। वहां कुछ नहीं हो सकता। छिपने जाने से पहले वो 5 हॉर्क्रक्स बना चुका था और डंबलडोर को यकीन था कि नगीनी छठी हॉर्क्रक्स है, हरमाइनी ने कहा। हम जानते हैं कि नगीनी अल्बानिया में नहीं है, वह आमतौर पर उसी के साथ रहती है। बोल, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसका नाम मत लो। ठीक है, नगीनी आमतौर पर तुम जानते हो कौन के साथ रहती है, अब तो खुश। कोई खास नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो बोर्गिन एंड बग्स दुकान में कुछ छिपाएगा, हैरी ने कहा, जो यह बात पहले भी कई बार कह चुका था, लेकिन सिर्फ भयंकर खामोशी तोड़ने के लिए उसने इसे एक बार फिर कह दिया। बोर्गिन और बग काले जादू की वस्तुओं में विशेषज्ञ है, वो हॉर्क्रक्स को वो देखते ही पहचान लेंगे। रॉन ने जोर से जमाई लेने का नाटक किया। उस पर कोई चीज फेंकने की प्रबल इच्छा पर काबू पाते हुए हैरी आगे बोला, मुझे अब भी लगता है कि उसने हॉगवर्ट्स में कोई चीज छिपाई होगी। हरमाइनी ने आ भरी, लेकिन हैरी, ऐसा होता तो डंबलडोर उसे खोज लेते। हैरी ने वह तर्क दिया जो वह इस सिद्धांत के समर्थन में बार बार देता रहता था। डंबलडोर ने मेरे सामने कहा था कि वे हॉगवर्ट्स के सारे रहस्य नहीं जानते थे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसी जगह थी जहाँ बोल। ओए, तुम जानते हो कौन? हैरी चिल्लाया और अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई थी। अगर कोई ऐसी जगह थी जो तुम जानते हो कौन के लिए सचमुच महत्वपूर्ण थी तो यह हॉगवर्ट्स थी। ओह छोड़ो बी, रॉन ने नाक भौं सिकोड़ी। उसका स्कूल। हाँ, उसका स्कूल, उसका पहला असली घर, जहाँ उसे एहसास हुआ था कि वह खास था। वह जगह उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी और वहां से जाने के बाद भी। हम तुम्हारे बारे में नहीं, तुम जानते हो कौन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? रॉन ने कहते हुए अपने गले में लटकी हॉर्क्रक्स की चेन को झटका दिया। हैरी का मन हुआ कि वो उसी चेन से उसका गला दबा दे। तुमने हमें बताया था कि हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद तुम जानते हो कौन ने डंबलडोर से नौकरी मांगी थी, हरमाइनी ने कहा। बिल्कुल, हैरी बोला,
और डंबलडोर को लगता था कि वो वहां सिर्फ किसी अन्य संस्थापक की वस्तु खोजने आना चाहता था ताकि उसे हॉर्क्रक्स बना सके। हाँ, हैरी ने कहा। लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली, है ना? हरमाइनी ने कहा। इसका मतलब यह है कि उसे हॉगवर्ट्स में किसी संस्थापक की वस्तु खोजने और उसे स्कूल में छिपाने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, हैरी ने हार मानते हुए कहा। हॉगवर्ट्स को रहने दो। अन्य कोई सुराग न होने के कारण उन्होंने अदृश्य चौके के नीचे छिपकर लंदन तक यात्रा की और उस अनाथालय को खोजा जहां वोल्डेमॉर्ट पला बड़ा था। हरमाइनी ने एक लाइब्रेरी के रिकॉर्ड से पता लगाया कि वह अनाथालय भवन कई साल पहले तोड़ दिया गया था। उस जगह पर उन्हें ऑफिसों की एक ऊंची इमारत मिली। हम नींव खोदने की कोशिश करें? हरमाइनी ने आधे अधूरे मन से सुझाव दिया। वह यहाँ हॉर्क्रक्स कभी नहीं छिपाएगा, हैरी ने कहा। वह यह बात हमेशा से जानता था। अनाथालय ऐसी जगह थी जहां से पीछा छुड़ाने के लिए वोल्डेमॉर्ट कृत संकल्प था। वो अपनी आत्मा का टुकड़ा वहां कभी नहीं छिपाएगा। डंबलडोर ने हैरी को बताया था कि वोल्डेमॉर्ट सिर्फ भव्य या रहस्यमयी जगहों पर ही हॉर्क्रक्स छिपाता था। हॉगवर्ट्स या मंत्रालय या सुनहरे दरवाजों व संगमरमर के फर्श वाले जादूगरों के बैंक ग्रीनगॉट से लंदन का यह अंधेरा कोना बहुत अलग था। एहतियात के तौर पर वे हर रात अलग जगह टेंट लगाते थे। बहरहाल कई जगहें बदलने के बाद भी उनके मन में कोई नया विचार नहीं आया। हर सुबह वे अपनी उपस्थिति के सारे सुराग हटा लेते थे और फिर किसी दूसरी वीरान तथा सुनसान जगह की ओर चल देते थे। वे अंतर्ध्यान होकर यात्रा करते थे और उन्होंने जंगलों, चट्टानों की छायादार गुफाओं, भूरी बंजर जमीन, पेड़ों और झाड़ियों से ढके पहाड़ों तथा एक बार तो पत्थरों से भरी छोटी खाड़ी में घेरा डाला। हर 12 घंटे बाद वे बदल बदल कर हॉकरस पहनते थे, जैसे वे पार्सल बदलने का कोई घिनौना धीमी गति का खेल खेल रहे हों, जहां उन्हें संगीत बंद होने का डर सताता था, क्योंकि इससे उन्हें 12 घंटे के डर और चिंता का पुरस्कार मिलता था। हैरी का निशान 30 मारता रहा। उसने ध्यान दिया कि हॉर्क्रक्स पहनते समय ऐसा ज्यादा होता था। कई बार तो दर्द के मारे उसकी आह निकल जाती थी। जब रॉन हैरी को निशान के दर्द से छटपटाते देखता था, तो पूछने लगता था, क्या हुआ? तुमने क्या देखा? एक चेहरा, हैरी हर बार बुदबुदाता था। वही चेहरा, वह चोर जिसने गैग्रोविच का सामान चुराया था। रॉन मुड़ जाता था और अपनी निराशा छिपाने की कोई कोशिश भी नहीं करता था। हैरी जानता था कि रॉन अपने परिवार या मायापंछी के समूह के सदस्यों की खबर सुनना चाहता है, लेकिन आखिरकार हैरी कोई टेलीविजन एंटीना तो था नहीं। वो तो सिर्फ वही देख सकता था जिसके बारे में वोल्डेमॉर्ट उस समय सोच रहा हो। हैरी अपनी मनमर्जी या इच्छा से उसके विचारों में सेंध नहीं लगा सकता था। स्पष्ट रूप से वोल्डेमॉर्ट उस खिलखिलाते हुए अनजान युवक के बारे में लगातार सोच रहा था, जिसका नाम पता हैरी की तरह ही उसे भी मालूम नहीं था। जब हैरी का निशान बार बार टीस मारता रहा और सुनहरे बालों वाले खिलखिलाते लड़के का चेहरा उसके सामने उभरता रहा, तो उसने दर्द या कष्ट के संकेतों को दबाना सीख लिया, क्योंकि चोर के जिक्र पर रॉन और हरमाइनी अधीरता प्रकट करने लगते थे। वह उन्हें ज्यादा दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि वे हॉर्क्रक्सों की जानकारी हासिल करने के लिए बहुत व्यग्र थे। जब दिन हफ्तों में बदल गए, तो हैरी को शक होने लगा कि रॉन और हरमाइनी उसकी पीठ पीछे बातें करने लगे हैं, और वह भी उसके बारे में। कई बार जब हैरी टेंट में दाखिल हुआ, तो वे बात करते करते एकदम चुप हो गए। 2 बार तो उनके करीब पहुंचने पर उसने देखा कि वे कुछ दूर सिर सटाकर तेजी से बात कर रहे हैं, लेकिन उसके करीब पहुंचते ही दोनों खामोश हो गए और लकड़ी या पानी लाने का नाटक करने लगे। हैरी को लगा शायद वे यह सोच रहे होंगे कि उन्होंने ख्वामख्वाही उस निरर्थक और भटकने वाली यात्रा के लिए हाँ कर दी है। शायद पहले उन्होंने सोचा होगा कि हैरी के पास कोई खुफिया योजना होगी, जो उन्हें सही समय आने पर पता चलेगी। रॉन अपने बुरे मूड को छिपाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था, और हैरी सोचने लगा कि हरमाइनी भी उसके कमजोर नेतृत्व से निराश होगी। हताशा में उसने हॉर्क्रक्स की अन्य संभावित जगहों के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में बार बार हॉगवर्ट्स का ही विचार आ रहा था। बहरहाल उसने इसका सुझाव इसलिए नहीं दिया क्योंकि बाकी दोनों के हिसाब से हॉर्क्रक्स वहां हो ही नहीं सकता था। जंगल में शरद ऋतु आ गई थी। वे अब गिरी हुई पत्तियों पर टेंट लगाने लगे। दंपिशाचों द्वारा उत्पन्न धुन के साथ अब प्रकृति की धुन भी मिल गई। हवा और बारिश के कारण उनकी परेशानियां बढ़ रही थी। हरमाइनी अब खाने योग्य मशरूमों को पहचानने में निपुण होती जा रही थी। बहरहाल इससे उनकी चिंताएं खत्म नहीं हुई थी। लगातार अकेले रहना, दूसरे लोगों से दूर रहना उन्हें खल रहा था, और तो और उन्हें यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ संघर्ष में क्या हो रहा था। जब वे एक रात वेल्स में नदी किनारे टेंट लगाकर उसमें बैठे थे, तो रॉन अचानक बोला, मेरी मम्मी हवा में से स्वादिष्ट खाना उत्पन्न कर सकती है। उसने अपनी प्लेट में रखी जली भूरी मछली के टुकड़ों को कुरेदा। हैरी की नजरें बरबस रॉन की गर्दन पर पहुंच गई।
जैसे उसे उम्मीद थी वहां पर हॉर्क्रक्स की सुनहरी चेन चमक रही थी। वह रॉन पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने अपनी इस इच्छा पर काबू किया। वह जानता था कि लॉकेट उतारने के बाद रॉन का नजरिया ठीक ठाक हो जाएगा। तुम्हारी मम्मी हवा में से भोजन उत्पन्न नहीं कर सकती, हरमाइनी बोली। कोई भी नहीं कर सकता। गैंत के मूलभूत रूपांतरण के नियम के 5 प्रमुख अपवाद हैं, जिसमें भोजन प्रथम है। ओह, मुझे समझ में आए ऐसी भाषा बोलो, रॉन ने अपने दांतों के बीच से एक कांटा निकालते हुए कहा। हवा में से भोजन उत्पन्न करना असंभव है। अलबत्ता अगर आप जानते कि भोजन कहाँ है, तो आप इसका आह्वान जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका रूपांतरण भी कर सकते हैं और अपने साथ मौजूद भोजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। देखो, इसे बढ़ाने की तकलीफ मत करना, इसका स्वाद बहुत बुरा है, रॉन मुंह बनाकर बोला। हैरी मछली पकड़ कर लाया है और मैंने इसे अच्छे से पकाने की पूरी पूरी कोशिश की है। वैसे हमेशा खाना मैं ही क्यों बनाती हूँ? शायद इसलिए क्योंकि मैं लड़की हूँ, रॉन ने पलटकर तेज स्वर में जवाब दिया। नहीं, क्योंकि तुम जादू में सबसे माहिर मानी जाती हो। हरमाइनी उछलकर खड़ी हुई और उसकी प्लेट में भुनी मछली के टुकड़े फर्श पर गिर गए। कल खाना तुम पकाना रॉन। तुम मशरूम खोजना और उन्हें स्वादिष्ट पकवान में बदलने के लिए सम्मोहित करना। फिर मैं यहाँ बैठकर मुंह बनाऊंगी, आहें भरूंगी और तुम देखना कि तुम। चुप रहो, हैरी ने उछलकर अपने दोनों हाथ उठाते हुए कहा। अब चुप भी रहो। हरमाइनी आहत दिखने लगी। तुम उसका पक्ष कैसे ले सकते हो? वो कभी खाना पकाता ही नहीं है। हरमाइनी चुप रहो, मुझे आवाजें आ रही हैं। वो पूरा ध्यान लगाकर सुन रहा था। उसके हाथ अब भी उठे हुए थे और वह उन्हें चुप रहने की चेतावनी दे रहा था। फिर उनके टेंट के पास बहती नदी की कलकल के ऊपर उसे दोबारा आवाजें सुनाई दी। उसने मुखबिर यंत्र की तरफ देखा। यह नहीं हिल रहा था। उसने हरमाइनी से फुसफुसाकर पूछा, तुमने हमारे आसपास ध्वनि दमन सम्मोहन तो कर दिया था, है ना? मैंने हर चीज कर दी थी, उसने भी फुसफुसाकर जवाब दिया। ध्वनि दमन, मगलू विकर्षक और विभ्रम समूहन, सब कुछ। चाहे वे जो भी हों, वे हमें देख या सुन नहीं पाएंगे। घिसटने और फिसलने की आवाजों के साथ ही पत्थरों के उखड़ने और टहनियों के चरमराने की आवाज से वे जान गए कि कई लोग पेड़ों के बीच के ढलवा उतार पर नीचे आ रहे थे, जहां उनका टेंट लगा था। वे अपनी छड़ियां तान कर इंतजार करने लगे। उन्होंने सोचा कि चारों तरफ लगे सुरक्षात्मक सम्मोहनों के कारण वे मगलुओं और जादूगरों को तो नजर नहीं आएंगे। अगर वे प्राणभक्षी होंगे तो उनके रक्षात्मक उपायों की पहली बार सही जांच होगी। जब आने वाले नदी के किनारे पर पहुंच गए, तो उन लोगों की आवाजें ज्यादा तेज हो गईं, लेकिन साफ समझ में नहीं आई। हैरी के अंदाजे से आगंतुक उनसे 20 फुट से भी कम दूर थे। बहरहाल बहती नदी के शोर के कारण यकीन के साथ कुछ भी कहना मुश्किल था। हरमाइनी अपना बैग उठाकर उसमें कुछ खोजने लगी। पल भर बाद उसने 3 विस्तारित कान निकाले और एक एक हैरी तथा रॉन की ओर बढ़ा दिए। उन्होंने जल्दी से मांस के रंग के धागों को कान में लगाया और दूसरे सिरे के धागों को टेंट के दरवाजे से बाहर उछाल दिया। कुछ ही पलों में हैरी को एक पुरुष की थकी हुई आवाज सुनाई दी। यहाँ पर सालमन मछली होना चाहिए। या फिर तुम्हें क्या लगता है अभी उनका मौसम शुरू भी नहीं हुआ होगा? आगमनो सालमन। छपाक की कई आवाजें सुनाई दी और फिर हथेली पर मछली के टकराने की आवाज आई। किसी ने प्रशंसा की हुंकार भरी। हैरी ने विस्तारित कान को अपने कान में और गहरा घुसा लिया। नदी की कलकल के ऊपर उसे 2 और आवाजें सुनाई दी थीं, लेकिन वे अंग्रेजी या कोई जानी पहचानी इंसानी भाषा नहीं बोल रहे थे। यह कोई कर्कश और कानों में चुभती भाषा लग रही थी। 2 लोग इस भाषा में कुछ बोल रहे थे, जिनमें से एक ज्यादा धीमी आवाज में और ज्यादा धीरे बोल रहा था। टेंट के दूसरी तरफ आग जलने लगी और टेंट पर आगंतुकों की बड़ी परछाई दिखने लगी। सालमन मछली के पकने की जायकेदार ललचाती हुई खुशबू उनकी ओर आने लगी। फिर प्लेटों और छुरी कांटों की खनक सुनाई दी और पहला आदमी दोबारा बोला, यहाँ ग्रिपहुक, गौरनक। पिशाच, हरमाइनी ने बिना आवाज के मुंह हैरी की ओर गोल गोल घुमाते हुए कहा, जिसने सिर हिला दिया। धन्यवाद, पिशाच ने एक साथ अंग्रेजी में कहा। तुम लोग कितने समय से भाग रहे हो? एक नई सुखद और परिपक्व आवाज आई। यह आवाज हैरी को जानी पहचानी लग रही थी और उनके मन में किसी तोंद वाले खुशनुमा चेहरे वाले पुरुष की तस्वीर उभर आई। 6 सप्ताह, 7, ठीक से याद नहीं है, थके हुए आदमी ने कहा। कुछ ही दिन बाद ग्रिपुक मिल गया और उसके कुछ समय बाद ही गौरनक भी मिल गया। साथ होना अच्छा लगता है। कुछ पल खामोशी छाई रही, जब चाकू प्लेटों से टकराए और टिन के मग जमीन पर दोबारा रखे गए। फिर उसी आदमी ने आगे पूछा, टेड, तुम क्यों भागे थे? मैं जानता था कि वे मुझे पकड़ने आ रहे हैं, परिपक्व आवाज वाले टेड ने जवाब दिया और हैरी अचानक उसे पहचान गया। टोंक्स के पिता।
मैंने सुना है कि प्राणपक्षी एक हफ्ते पहले हमारे इलाके में घूम रहे थे और मैंने फैसला किया कि भागना ही बेहतर रहेगा। मैंने मगलू परिवार में पैदा होने का पंजीयन कराने से सिद्धांतः इनकार कर दिया था, इसलिए जानता था कि यह तो वक्त की बात है। जानता था कि अंत में मुझे छिपना पड़ेगा। मेरी पत्नी सुरक्षित रहेगी, वह शुद्ध खून की है। और फिर कुछ दिन पहले मुझे डीन मिल गया, है ना बेटा? हाँ, एक और आवाज आई। हैरी, रॉन और हरमाइनी एक दूसरे को एकटक देखने लगे। वे खामोश लेकिन रोमांचित थे। उन्होंने अपने गुरुद्वार के सहपाठी डीन थॉमस की आवाज पहचान ली थी। मुगलू परिवार में पैदा हुए हो, हैं? पहले आदमी ने पूछा। पक्का पता नहीं है, डीन ने कहा। मेरे डैडी ने मम्मी को तभी छोड़ दिया था जब मैं बच्चा था। हालांकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वे जादूगर थे। कुछ समय तक खामोशी छाई रही, सिर्फ मछली चबाने की आवाजें आती रहीं। फिर टेड दोबारा बोला। मुझे कहना होगा डर कि तुमसे मिलकर हैरानी हुई। खुश हूँ लेकिन हैरान हूँ। सुना था कि तुम्हें पकड़ लिया गया था। हाँ, सही सुना था, डर क्रेसलवेल ने कहा। मैं अज़्काबान तक की आधी दूरी तय कर चुका था जब मैंने भागने के लिए संघर्ष किया। डॉलिश को स्तब्ध कर दिया और उसकी झाड़ू चुरा ली। तुम जितना सोच सकते हो यह काम उससे ज्यादा आसान था। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छी हालत में था। शायद उसे चिकरघिन्नी कर दिया गया था। अगर ऐसा है तो मैं उस जादूगर या जादूगरनी से हाथ मिलाना चाहूंगा जिसने ऐसा किया था। शायद उसने मेरी जिंदगी बचा ली। एक बार फिर खामोशी छा गई, जिसमें आग तड़कने और नदी के कलकल बहने की आवाजें आती रहीं। फिर टेड बोला। और तुम दोनों कैसे आए? मुझे तो लग रहा था कि पिशाच तुम जानते हो कौन का साथ दे रहे हैं। तुम्हें गलत लगा था, ज्यादा तीखी आवाज वाले पिशाच ने जवाब दिया। हम किसी के साथ नहीं है, ये जादूगरों का युद्ध है। तो फिर तुम छिप क्यों रहे हो? मुझे इसी में समझदारी लगी, गहरी आवाज वाला पिशाच बोला। मैंने एक अनुचित आग्रह मानने से इनकार कर दिया था और मुझे समझ में आ गया कि इसके बाद मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। उन्होंने तुमसे क्या करने को कहा था? टेड ने पूछा। ऐसा काम जो मेरी जाति की गरिमा के अनुकूल नहीं है, पिशाच ने कहा। और यह कहते समय उसकी आवाज कम मानवीय तथा ज्यादा कर्कश थी। मैं कोई घरेलू जिन नहीं हूं। और तुम ग्रिफोक? इसी कारण, ज्यादा तीखी आवाज वाला पिशाच बोला। अब ग्रिंगॉट पर सिर्फ मेरी जाति का नियंत्रण नहीं है। मैं किसी जादूगर मालिक को नहीं पहचानता हूँ। उसने अपनी सांस के नीचे पिशाच भाषा में कुछ जोड़ दिया, जिसे सुनकर गोरनक हंसने लगा। इसमें हंसने की क्या बात है? डीन ने पूछा। डर्क ने जवाब दिया। वह कह रहा है कि जादूगर भी कुछ चीजें नहीं पहचान पाते हैं। कुछ पल खामोशी छाई रही। मैं समझा नहीं, टीम ने कहा। वहां से आने से पहले मैंने अपना छोटा सा प्रतिशोध ले लिया, ग्रिफुक बोला। तुम अच्छे आदमी हो, मेरा मतलब है अच्छे पिशाच हो, टेड ने जल्दी से अपनी बात सुधारते हुए कहा। कहीं तुम किसी पुरानी उच्च सुरक्षा वाली तिजोरी में किसी प्राणभक्षी को तो बंद नहीं कराए? ग्रिपुक ने जवाब दिया। अगर मैं उसे बंद कर देता तब भी वह तलवार से ताला नहीं खोल पाता। गॉर्नक एक बार फिर हंस दिया और डर्क ने भी सूखी हंसी निकाली। डीन और मैं कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, टेड ने कहा। सीवियरस स्नेप भी नहीं समझ पाया, हालांकि उसे यह बात मालूम नहीं है, ग्रिपुक ने कहा। और दोनों पिशाच दुर्भावनापूर्ण हंसी हंसने लगे। टेंट के भीतर हैरी की सांस रोमांच से फूल रही थी। उसने और हमाइनी ने एक दूसरे को घूरा और पूरा जोर लगाकर सुनने लगे। क्या तुमने वो खबर नहीं सुनी, टेड? डर्क ने पूछा। उन बच्चों के बारे में जिन्होंने हॉगवर्ट्स में स्नेप के ऑफिस से गुरुद्वार की तलवार चुराने की कोशिश की थी? हैरी को जैसे बिजली का करंट लगा और उसकी हर नस हिल गई जब वह उसी जगह पर बुद्ध बनकर खड़ा रह गया। इस बारे में एक भी शब्द नहीं सुना, टेड ने कहा। दैनिक जादूगर में छपा था क्या? बिल्कुल नहीं, डर्क ने कहा। ग्रिपुक ने मुझे बताया था। उसने यह बात बैंक के कर्मचारी बिल वीजली से सुनी थी। जिन बच्चों ने तलवार चुराने की कोशिश की थी उनमें बिल की छोटी बहन भी थी। हैरी ने हरमाइनी और रॉन की तरफ देखा, जो अपने विस्तारित कान इस तरह पकड़े थे जैसे उनकी जिंदगी दांव पर लगी हो। उसने और उसके दो साथियों ने स्नेप के ऑफिस में घुसकर कांच का वह केस तोड़ डाला जिसमें तलवार रखी थी। जब वे उसे सीढ़ियों के नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो स्नेप ने उन्हें पकड़ लिया। ओह, ईश्वर उनकी रक्षा करे, टेड ने कहा। क्या पता उनके इरादे क्या थे? क्या वे तुम जानते हो कौन पर उस तलवार का इस्तेमाल करना चाहते थे, या फिर खुद स्नेप पर? देखो, इस बारे में उनके इरादे जो भी हो, स्नेप ने यह फैसला किया कि तलवार हॉगवर्ट्स में सुरक्षित नहीं है, डर्क ने कहा। 2 दिन बाद, जिस दौरान शायद उसने तुम जानते हो कौन से इजाजत ली होगी, उसने इसे ग्रीनगॉट के बैंक में रखने के लिए लंदन भेज दिया। पिशाच दोबारा हंसने लगा। मुझे अब भी समझ में नहीं आया कि इसमें हंसने की क्या बात है, टेड ने कहा। तलवार नकली है, ग्रिफुक बोला।
गरुड़द्वार की तलवार? ओह हाँ, यह नकल है। हालांकि बहुत अच्छी नकल है, लेकिन जादूगरों के हाथ की बनी है। असली तलवार सदियों पहले पिशाचों ने बनाई थी, और उसमें ऐसी कुछ खूबियां हैं जो सिर्फ पिशाचों के बनाए हथियारों में होती हैं। गरुड़द्वार की असली तलवार चाहे जहां भी हो, ग्रीन गॉड बैंक की तिजोरी में तो नहीं है, टेड ने कहा। अच्छा, और मुझे लगता है तुमने इस बारे में प्राणभक्षियों को बताने का कष्ट तो नहीं किया होगा। मुझे ये जानकारी देकर उन्हें परेशान करने का कोई कारण नजर नहीं आया, ग्रिपुक ने थोड़े घमंड से कहा। अब गोरनॉग और डर के साथ साथ टेड और डीन भी हंसने लगे। टेंट के भीतर हैरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह सोच रहा था कि काश कोई वह सवाल पूछ ले जिसका जवाब वह सुनना चाहता था। 1 मिनट बाद, जो 10 मिनट जितना लंबा लगा, डीन ने वह सवाल पूछ ही लिया। हैरी को झटके के साथ याद आया कि डीन जिनी का पुराना बॉयफ्रेंड था। जिनी और बाकी लोगों का क्या हुआ जिन्होंने तलवार चुराने की कोशिश की थी? ओह, उन्हें सजा मिली, भयंकर सजा, ग्रिपुक ने उदासीनता से कहा। वे ठीक तो है? टेड ने तुरंत पूछा। मेरा मतलब है वीजली परिवार के किसी और बच्चे को घायल नहीं होना चाहिए, है ना? ग्रिपुक बोला। जहां तक मुझे पता है उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची है। उनकी किस्मत अच्छी रही, टेड ने कहा। स्नेप के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए हमें तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि वे अब तक जिंदा हैं। क्या तुम्हें उस कहानी पर यकीन है, टेड? डर्क ने पूछा। तुम्हें लगता है कि स्नेप ने ही डंबलडोर को मारा है? जाहिर है मुझे यकीन है, टेड ने कहा। तुम कहीं यह तो नहीं कहना चाहते कि इसमें पॉटर का हाथ है? डर्क बुदबुदाया। आजकल तो समझ में ही नहीं आता है कि किस बात पर यकीन किया जाए। मैं हैरी पॉटर को जानता हूँ, डीन ने कहा, और मैं मानता हूँ कि वही असली चीज है, चुनिंदा जादूगर है, या आजकल लोग उसे जो भी कहते हो। हाँ, बहुत से लोग ऐसा ही सोचना चाहेंगे बेटे, डर्क ने कहा, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन वो है कहाँ? लगता है भाग गया है। अगर उसे कोई ऐसी चीज मालूम होती जो हमें नहीं मालूम, या अगर उसमें कोई खास बात होती, तो वो छिपने के बजाय उनका मुकाबला करता और विद्रोहियों का नेता बन जाता। दैनिक जादूगर ने उसके खिलाफ लगे आरोप को और पुख्ता कर दिया है। दैनिक जादूगर? टेड ने नाक भौं सिकोड़ी। डर्क, अगर तुम अब भी उस कचरे को पढ़ रहे हो तो तुम इसी काबिल हो कि तुम्हें झूठी जानकारी दी जाए। अगर सच्चाई जानना हो तो द क्विबलर को पढ़ो। अचानक गले में अटकने और खांसने की आवाज आई। फिर पीठ ठोकने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे डर्क के गले में मछली की हड्डी अटक गई हो। आखिरकार उसने बोला, क्विबलर? जेनो लवगुड की वो पागलपन से भरी पत्रिका? यह इन दिनों उतनी पागलपन भरी नहीं है, टेड ने कहा। तुम इस पर एक नजर डालकर तो देखो। जेनो वो सारी बातें छाप रहा है जिन्हें दैनिक जादूगर नजरअंदाज कर रहा है। पिछले अंक में क्रम्पल हॉर्न स्नोरकैक का जिक्र तक नहीं है। वैसे मुझे नहीं मालूम कि वे लोग उसे कब तक ऐसा करने देंगे। बहरहाल, जेनो हर अंक के पहले पन्ने पर कहता है कि जो भी जादूगर तुम जानते हो कि उनके खिलाफ है, उसकी पहली प्राथमिकता हैरी पॉटर की मदद करना होना चाहिए। डर्क बोला, ऐसे लड़के की मदद करना मुश्किल है जो धरती से जैसे गायब ही हो गया है। देखो, वे उसे अब तक नहीं पकड़ पाए हैं। ये भी कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, टेड ने कहा। मैं उससे खुशी खुशी इसका तरीका जानना चाहूंगा। हम भी तो यही करने की कोशिश कर रहे हैं, आजाद रहने की, है ना? हाँ, यह तुमने सही कहा, डर्क ने भारीपन से कहा। पूरा मंत्रालय और उसके सारे जासूस हैरी पॉटर की तलाश में लगे हैं। मुझे तो लग रहा था कि अब तक उसे पकड़ लिया जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने उसे पकड़ लिया हो, मार डाला हो, लेकिन इस बात का प्रचार न किया हो। ओह, ऐसा मत कहो डर्क, टेड बुदबुदाया। लंबे समय तक खामोशी छाई रही, जो चाकू छुरियों की खनखन से ही टूटती थी। जब वे दोबारा बोले तो उन्होंने इस बारे में बातचीत की कि उन्हें नदी किनारे ही सो जाना चाहिए, या फिर दोबारा ऊपर जाकर पेड़ों से घिरी जगह पर शरण लेनी चाहिए। आखिरकार वे इस नतीजे पर पहुंचे कि पेड़ों में उन्हें ज्यादा अच्छी सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने आग बुझाई और चढ़ाई चढ़ने लगे। उनकी आवाजें दूर होने लगी। हैरी, रॉन और हर्माइनी ने अपने विस्तारित कान खींचकर लपेट लिए। बाहर की आवाजें खत्म होने तक हैरी के लिए खामोश रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब वह मुश्किल से इतना ही कह पाया, जिनी, तलवार। मैं जानती हूँ, हरमाइनी ने कहा। वो अपने छोटे बैग की तरफ लपकी। इस बार उसने अपनी पूरी बाह अंदर डाल दी। यह रही, वो दांत भींचकर बोली और बैग की गहराई में से कोई चीज बाहर निकालने लगी। धीरे धीरे एक सजावटी तस्वीर के फ्रेम का कोना दिखने लगा। हैरी उसकी मदद करने के लिए जल्दी से आगे आया। जब बैग में से फिनिस नाइजेलस की खाली तस्वीर बाहर आई, तो हरमाइनी ने इसकी ओर अपनी छड़ी तानी और किसी भी पल मंत्र मारने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने तस्वीर को टेंट से टिका कर रख दिया और हाँफते हुए बोली, अगर किसी ने डंबलडोर के ऑफिस में असली तलवार की जगह नकली तलवार रखी है, तो फिनिस नाइजेलस ने यह होते देखा होगा।
उसकी तस्वीर केस के बिल्कुल पास टंगी है, बशर्ते वो सो ना रहा हो, हैरी ने कहा। लेकिन उसने अपनी सांस रोक ली जब हरमाइनी छड़ी तान कर खाली कैनवास के सामने झुकी और गला साफ करके बोली, अर फिनिस फिनिस नाइजेलस। कुछ नहीं हुआ। फिनिस नाइजेलस। हरमाइनी एक बार फिर बोली, प्रोफेसर ब्लैक, प्लीज, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं, प्लीज। प्लीज से हमेशा फायदा होता है। एक ठंडी ताने भरी आवाज आई और फिनिस नाइजेलस अपनी तस्वीर में आ गया। एकाएक हरमाइनी चिल्लाई, अंधकार पट्टिका। फिनिस नाइजेलस की चालाक काली आंखों के ऊपर एक काली पट्टी बंध गई, जिस कारण वह फ्रेम से टकरा गया और दर्द से बिलबिला उठा। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम कौन हो? मुझे बहुत अफसोस है प्रोफेसर ब्लैक, हरमाइनी ने कहा, लेकिन यह सावधानी जरूरी है। इस घटिया पट्टी को फौरन हटाओ। मैंने कहा हटाओ इसे। इतनी अच्छी कलाकृति को बर्बाद मत करो। मैं कहाँ हूँ? हो क्या रहा है? इस बात की चिंता न करें कि हम कहाँ हैं, हैरी ने कहा। उसकी आवाज सुनकर फिनिस नाइजेलस जैसे जम गया और उसने पट्टी हटाने की कोशिश छोड़ दी। क्या यह भगोड़े मिस्टर पॉटर की आवाज है? शायद, हैरी ने कहा। वो जानता था कि फिनिस नाइजेलस की दिलचस्पी बनी रहेगी। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, गरुड़द्वार की तलवार के बारे में। ओह, फिनिस नाइजेलस ने कहा। अब वो अपना सिर इधर उधर घुमाकर हैरी की झलक पाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, उस मूर्ख लड़की जिनी ने स्कूल में बड़ी नादानी का काम किया था। मेरी बहन के बारे में चुप रहो, रॉन रूखेपन से बोला। फिनिस नाइजेलस ने अपनी दम्भी बोहें उठाई। यहाँ और कौन है? उसने अपने सिर को इधर से उधर घुमाते हुए कहा। तुम्हारे लहजे से मैं खुश नहीं हूँ। लड़की और उसके साथी बहुत मूर्ख थे, हेडमास्टर का सामान चुरा रहे थे। वे लोग चोरी नहीं कर रहे थे, हैरी ने कहा। वो तलवार स्नेप की नहीं है, वह प्रोफेसर स्नेप के स्कूल की ही है, फिनिस नाइजेलस ने कहा। वास्तव में वीजली लड़की का इस पर क्या हक था? उसे सजा मिलनी ही चाहिए थी, जैसा कि उस बेवकूफ लॉन्ग बॉटम और पागल लवगुड को मिलनी चाहिए थी। नेविल बेवकूफ नहीं है और लूना पागल नहीं है, हरमाइनी ने कहा। मैं कहाँ हूँ? फिनिस नाइजेलस ने दोहराया और दोबारा पट्टी हटाने की कोशिश करने लगा। तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? तुम लोगों ने मुझे मेरे पुरखों के मकान से क्यों हटा दिया है? उसे छोड़िए। स्नेप ने जिनी, नेविल और लूना को क्या सजा दी? हैरी ने व्यग्रता से पूछा। प्रोफेसर स्नेप ने उन्हें अंधेरे जंगल में भेज दिया ताकि वे वहां गंवार हैग्रिड के लिए कुछ काम करें। हैग्रिड गंवार नहीं है, हरमाइनी ने तीखी आवाज में कहा। स्नेप को यह सजा लगी थी, हैरी ने कहा। लेकिन जिनी, नेविल और लूना ने शायद हैग्रिड के साथ हंसी मजाक किया होगा। अंधेरा जंगल, उन लोगों ने अंधेरे जंगल में ज्यादा बुरी चीजों का सामना किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसे राहत महसूस हो रही थी। पहले तो उसके मन में दहशत भरी कल्पनाएं आ रही थी, कम से कम पीड़ित कृतशाप। प्रोफेसर ब्लैक, दरअसल हम यह जानना चाहते थे कि इससे पहले किसी और ने तो तलवार बाहर नहीं निकाली थी। शायद साफ सफाई के लिए इसे कहीं और ले जाया गया हो। फिनिस नाइजेलस ने अपनी आंखों से पट्टी हटाने का संघर्ष छोड़ दिया और व्यंग से मुस्कुराया। मगलू परिवार के जादूगर ही ऐसा सोच सकते हैं, उसने कहा। पिशाचों के बनाए हथियारों को सफाई की जरूरत नहीं होती है, नादान लड़की। पिशाचों की चांदी धूल को ग्रहण नहीं करती है, यह सिर्फ उन्हीं चीजों को ग्रहण करती है जिनसे इसे शक्ति मिलती है। हरमाइनी को नादान मत कहो, हैरी ने कहा। मैं अपनी बात काटे जाने से उकता गया हूँ, फिनिस नाइजेलस ने कहा। शायद अब मुझे हेडमास्टर के ऑफिस में लौट जाना चाहिए। उसकी आंखों पर अब भी पट्टी बंधी थी, इसलिए वो फ्रेम के हिस्से में टटोलते हुए हॉगवर्ट्स वाली तस्वीर में लौटने की कोशिश करने लगा। हैरी के मन में अचानक एक ख्याल आया। डम्बलडोर, क्या आप डम्बलडोर को अपने साथ ला सकते हैं? माफ करना, फिनिस नाइजेलस ने पूछा। प्रोफेसर डम्बलडोर की तस्वीर, क्या आप उन्हें भी अपनी तस्वीर में नहीं ला सकते? फिनिस नाइजेलस ने अपना चेहरा हैरी की आवाज की दिशा में किया। इसका मतलब है कि सिर्फ मगलू परिवार में पैदा हुए जादूगर ही अज्ञानी नहीं है, पॉटर। हॉगवर्ट्स की तस्वीरें एक दूसरे के साथ संप्रेषण कर सकती हैं, लेकिन दूसरी जगहों पर टंगी अपनी तस्वीरों के अलावा वे महल से बाहर यात्रा नहीं कर सकती हैं। डम्बलडोर यहाँ मेरे साथ नहीं आ सकते हैं, और तुम लोगों ने मेरे साथ जिस तरह का सलूक किया है उसके बाद मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि मैं भी यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। थोड़े निराश होकर हैरी ने देखा कि फिनिस फ्रेम से निकलने की अब और ज्यादा कोशिश कर रहा था। प्रोफेसर ब्लैक, हरमाइनी ने कहा, क्या आप हमें इतना बता सकते हैं प्लीज कि आखिरी बार तलवार को इसके केस में से कब बाहर निकाला गया था? मेरा मतलब है जीनी के निकालने से पहले। फिनिस ने अधीरता से ताने भरी हंसी निकाली। मुझे लगता है आखिरी बार मैंने गरुड़द्वार की तलवार तब बाहर निकलते देखी थी जब प्रोफेसर डम्बलडोर ने अंगूठी खोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हरमाइनी ने मुड़कर हैरी को देखा। उनमें से कोई भी फिनिस नाइजेलस के सामने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था,
जो अब निकलने की जगह खोज रहा था। अच्छा, तो शुभ रात्रि, उसने थोड़ी चुभती हुई आवाज में कहा और ओझल होने लगा। सिर्फ उसके हेड का कोना दिखाई दे रहा था जब हैरी अचानक चिल्लाया, जरा ठहरे, क्या आपने स्नेप को यह बात बताई है? फिनिस नाइजेलस ने अपना पट्टी बंधा सिर दोबारा तस्वीर में डाला। प्रोफेसर स्नेप के पास एल्बस डंबलडोर की अजीब हरकतों को जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। अलविदा पॉटर। उसके साथ ही वो पूरी तरह गायब हो गया और अपने पीछे दाग धब्बे भरी पृष्ठभूमि छोड़ गया। हैरी! हरमाइनी चिल्लाई। मैं जानता हूँ, हैरी चिल्लाया। अब वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसने हवा में मुक्का मारा। उसे तो इसकी उम्मीद तक नहीं थी। वह तंबू में इधर से उधर चलने लगा। उसे लगा कि वह 1 मील दौड़ सकता है। अब उसे भूख नहीं लग रही थी। हरमाइनी अब फिनिस नाइजेलिस की तस्वीर को दोबारा अपने बैग में रख रही थी। बैग का बटन लगाकर उसे एक तरफ फेंकने के बाद वो दमकते चेहरे के साथ हैरी की तरफ देखने लगी। तलवार हॉर्क्रक्स को नष्ट कर सकती है। पिशाचों के बनाए हथियार सिर्फ उन्हीं चीजों को ग्रहण करते हैं जिनसे उन्हें शक्ति मिलती है। हैरी, उस तलवार में काल दृष्टि के जहर की शक्ति है। और डंबलडोर ने वह मुझे इसलिए नहीं दी क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत थी। वे लॉकेट पर इसका इस्तेमाल करना चाहते थे। और उन्हें जरूर यह एहसास होगा कि अगर उन्होंने अपनी वसीयत में तलवार तुम्हें दे भी दी तो भी मंत्रालय इसे तुम तक पहुंचने नहीं देगा। इसलिए उन्होंने उसकी नकल बनवा ली और कांच के केस में नकली तलवार रख दी। और उन्होंने असली तलवार रख दी कहाँ? वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हैरी को महसूस हुआ कि जवाब उनके ऊपर हवा में ही कहीं लटक रहा था। यह बहुत करीब लग रहा था। डंबलडोर ने उसे क्यों नहीं बताया? या फिर उन्होंने दरअसल हैरी को बताया तो था, लेकिन उसे उस वक्त इस बात का एहसास नहीं हुआ था। सोचो, हरमाइनी फुसफुसाई। सोचो, उन्होंने इसे कहाँ छोड़ा होगा? हॉगवर्ट्स में तो नहीं, हैरी ने दोबारा चहलकदमी शुरू करते हुए कहा। या फिर हॉग्समीड में कहीं पर? हरमाइनी ने सुझाव दिया। चीखती हवेली में, हैरी ने कहा। वहां कोई नहीं जाता है। लेकिन स्नेप उसके अंदर जाने का तरीका जानता है, क्या इसमें थोड़ा जोखिम नहीं होता? डंबलडोर स्नेप पर भरोसा करते थे, हैरी ने उसे याद दिलाया। इतना नहीं कि उसे तलवार बदलने के बारे में बता देते, हरमाइनी ने कहा। हाँ, तुम सही कहती हो, हैरी ने कहा। उसे इस बात से बहुत खुशी हो रही थी कि स्नेप की विश्वसनीयता को लेकर डंबलडोर के मन में कुछ शंकाएं तो थी। तो फिर क्या उन्होंने हॉग्समीड से दूर तलवार छिपाई होगी? तुम्हें क्या लगता है, रॉन? रॉन? हैरी ने चारों तरफ देखा। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि रॉन टेंट से बाहर चला गया है। फिर उसे एहसास हुआ कि रॉन अंधेरे में पलंग के नीचे वाली बर्थ पर किसी पत्थर की तरह स्थिर लेटा था। ओह, मेरी याद आ गई है ना? उसने कहा। क्या? रॉन ने सांस छोड़ते हुए ऊपर वाली बर्थ के निचले हिस्से को घूरा। तुम दोनों बातें कर रहे हो, मुझे तुम्हारा मजा खराब नहीं करना है। हैरी ने परेशान होकर मदद के लिए हरमाइनी की तरफ देखा, लेकिन वो अपना सिर हिलाने लगी। स्पष्ट रूप से रॉन के अजीबोगरीब व्यवहार से वह भी हैरी जितनी ही हैरान थी। क्या समस्या है? हैरी ने पूछा। समस्या? कोई समस्या नहीं है, रॉन ने हैरी से नजरें चुराते हुए कहा। तुम्हारे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके सिर के ऊपर कैनवास पर टप टप की आवाजें आईं। बारिश होने लगी थी। देखो, स्पष्ट रूप से तुम्हें कोई समस्या है, हैरी ने कहा। उसे बोल दो। रॉन ने अपने लंबे पैर पलंग से नीचे किए और बैठ गया। वह आज अजीब दिख रहा था। वह घटिया दिख रहा था। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं टेंट में इधर से उधर फुदकता फिरूं, क्योंकि हमें एक और चीज खोजने को मिल गई है। इसे बस उस सामान की सूची में जोड़ लो जिसे तुम नहीं जानते हो। मैं नहीं जानता हूँ, हैरी ने दोहराया। मैं नहीं जानता हूँ। टप टप टप। बारिश पहले से ज्यादा तेज हो रही थी। यह उनके चारों तरफ पत्तियों से भरे किनारों पर और अंधेरे में कलकल बहती नदी में शोर मचा रही थी। हैरी का उल्लास दहशत में बदल गया। रॉन दरअसल वही कह रहा था जिसका उसे शक और डर था। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ बड़ा मजा आ रहा है, रॉन ने कहा। जानते हो, मेरी बहन बुरी तरह घायल है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हर रात को ठंड के मारे मेरी कमर की कुल्फी जम जाती है। देखो, मुझे उम्मीद थी कि कई हफ्तों की दौड़ धूप के बाद हमें कुछ नतीजा हासिल होगा। रॉन, हरमाइनी ने कहा, लेकिन इतनी धीमी आवाज में कि रॉन यह नाटक कर सके कि वो टेंट पर गिरती बारिश की तेज आवाज में उसकी बात नहीं सुन पाया था। हैरी बोला, मुझे लगा था कि तुमने सब कुछ समझने के बाद ही अभियान में शामिल होने के लिए हाँ की थी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। तो फिर कौन सी बात तुम्हारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं है? हैरी ने पूछा। अब गुस्सा उसकी रक्षा करने के लिए आगे आ रहा था। क्या तुमने सोचा था कि हम 5 स्टार होटल में ठहरेंगे, हर दूसरे दिन हॉर्क्रक्स खोज लेंगे, या फिर तुमने सोचा था कि तुम क्रिसमस तक मम्मी के पास पहुंच जाओगे? हमने सोचा था कि तुम्हें पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो।
रॉन खड़े होकर चिल्लाया और उसके शब्द गर्म चाकुओं की तरह हैरी को भेद गए। हमने सोचा था डंबलडोर ने तुम्हें बता दिया था कि क्या करना है। हमने सोचा था तुम्हारे पास पक्की योजना है। रॉन, हरमाइनी ने कहा। इस बार उसकी आवाज टेंट की छत पर गिरती बारिश के बावजूद स्पष्ट सुनाई दे रही थी। हालांकि एक बार फिर रॉन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। माफ करना, तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं कर पाया, हैरी ने कहा, जिसकी आवाज बहुत शांत थी। हालांकि वो टूटा हुआ और अक्षम महसूस कर रहा था। मैंने शुरू से ही तुम्हें हर बात बताई है। मैंने तुम्हें डंबलडोर द्वारा कही हर बात बताई है। और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो हम एक हॉर्क्रक्स खोज भी चुके हैं। हाँ, और हम इसे नष्ट करने के उतने ही करीब है जितने कि बाकी हॉर्क्रक्सों को खोजने के। यानी दूर दूर तक कोई आसान नजर नहीं आता है। लॉकेट उतार दो रॉन, हरमाइनी ने कहा, और उसकी आवाज असामान्य रूप से तीखी थी। प्लीज इसे उतार दो। अगर तुम इसे दिन भर पहने नहीं रहते तो इस तरह नहीं बोलते। तब भी वो इसी तरह बोलता, हैरी ने कहा, जो रॉन को बचाने के बहाने नहीं सुनना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है मैंने यह नहीं देखा कि तुम दोनों मेरी पीठ के पीछे फुसफुसाकर बातें करते थे? तुम्हें क्या लगता है मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम यही सब सोच रहे होगे? हैरी, हम नहीं। झूठ मत बोलो, रॉन हरमाइनी पर चिल्लाया। तुमने भी तो यही कहा था। तुमने भी तो यह कहा था कि तुम निराश हो। तुमने कहा था कि तुम्हें लग रहा था कि उसके पास थोड़ी ज्यादा जानकारी होगी। मैंने इस तरह से नहीं कहा था, हैरी, मैंने ऐसा नहीं कहा था, वह चिल्लाई। बारिश टेंट पर झमाझम गिर रही थी। उधर हरमाइनी के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। कुछ मिनट पहले का रोमांच गायब हो गया था, जैसे कभी था ही नहीं। थोड़ी देर की आतिशबाजी जो झिलमिलाकर राख हो चुकी थी। अब हर चीज अंधेरी, गीली और ठंडी थी। गुरुद्वार की तलवार कहीं छिपी थी, लेकिन उन्हें उस जगह का जरा भी अंदाजा नहीं था। वे एक टेंट में छिपे हुए थे और उनकी एकमात्र उपलब्धि यह थी कि वे जिंदा थे। तो फिर तुम अब भी यहाँ क्यों हो? हैरी ने रॉन से पूछा। मुझे नहीं मालूम, रॉन ने कहा। तो फिर घर लौट जाओ, हैरी बोला। हाँ, शायद मुझे ऐसा ही करना चाहिए, रॉन चिल्लाया, और उसने हैरी की तरफ कुछ कदम बढ़ाए, जो अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था। क्या तुमने नहीं सुना कि वे लोग मेरी बहन के बारे में क्या बात कर रहे थे? लेकिन तुम्हें तो उसकी मरे चूहे जितनी भी परवाह नहीं है ना? सिर्फ अंधेरे जंगल में ही तो थी। मैंने बहुत बुरे का सामना किया है। मानने वाले हैरी पॉटर को रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि जिनी के साथ क्या होता है। लेकिन मुझे परवाह है। वहां दैत्यकार मकड़ियां और बहुत सारी खतरनाक चीजें हैं। मैं तो बस कह रहा था कि वो बाकी लोगों के साथ थी, वो हैग्रिड के साथ थी। हाँ, मैं समझ गया, तुम्हें परवाह नहीं है। और मेरे बाकी परिवार का क्या? क्या तुमने सुना नहीं? विजली परिवार के किसी और बच्चे को घायल नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने इसका मतलब समझने का कष्ट नहीं किया है ना? रॉन, हरमाइनी ने उन दोनों के बीच में आते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब यह है कि कोई नई घटना हुई है जो हमें नहीं मालूम। रॉन, जरा सोचो, बिल के चेहरों पर घाव के निशान हैं। बहुत से लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि जॉर्ज का एक कान भी चला गया है। इसके अलावा लोग सोचते हैं कि तुम स्पेटाग्रॉइड के शिकार होकर मृत्युशैया पर पड़े हो। मुझे यकीन है कि उसका यही मतलब था। ओह, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो? ठीक है, मैं उनके बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाऊंगा। तुम दोनों के लिए यह बिल्कुल ठीक है ना? क्योंकि तुम्हारे माता पिता सुरक्षित हैं। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता मर चुके हैं, हैरी गरजा। और मेरे भी शायद उसी रास्ते जा रहे हैं, रॉन चिल्लाया। तो फिर जाओ, हैरी गरजा। उनके पास लौट जाओ। यह नाटक करना कि तुम्हारा स्पेटाग्रॉइड ठीक हो चुका है। मम्मी तुम्हें पेट भर कर खाना खिलाएंगी। और रॉन का हाथ अचानक अपनी छड़ी की ओर बढ़ा। हैरी ने प्रतिक्रिया की, लेकिन इससे पहले कि उनमें से किसी की भी छड़ी जेब से बाहर निकल पाती, हरमाइनी ने अपनी छड़ी उठा दी। वह चिल्लाई, रक्षा कवच! तत्काल एक अदृश्य दीवार बन गई, जिसके एक तरफ हरमाइनी और हैरी थे, दूसरी तरफ रॉन था। मंत्र की शक्ति के कारण उन सभी को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। हैरी और रॉन पारदर्शी अवरोध के दोनों ओर खड़े होकर गुस्से से घूरते रहे, जैसे एक दूसरे को पहली बार स्पष्ट रूप से देख रहे हों। हैरी को रॉन के प्रति भयंकर नफरत महसूस हुई। उनके बीच कोई चीज तड़क गई थी। हॉर्क्रक्स छोड़ जाना, हैरी ने कहा। रॉन ने अपने सिर के ऊपर से चेन उतारी और लॉकेट पास वाली कुर्सी पर रख दिया। फिर वो हरमाइनी की ओर मुड़ा। तुम क्या कर रही हो? मतलब, तुम रुक रही हो या? मैं, उसके चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। हाँ हाँ, मैं रुक रही हूँ। रॉन, हमने वादा किया था कि हम हैरी का साथ देंगे। हमने वादा किया था कि हम उसकी मदद करेंगे। मैं समझ गया, तुम उसे चुन रही हो। रॉन, नहीं, प्लीज वापस लौट आओ, वापस लौट आओ। वह आगे बढ़ी, लेकिन अपने ही कवच सम्मोहन से टकरा गई। जब तक उसने इसे हटाया, तब तक रॉन रात के अंधेरे में गुम हो चुका था। हैरी बिल्कुल स्थिर और खामोश खड़ा रहा। उसे हरमाइनी की सुप्तियां सुनाई दे रही थी, और यह भी कि वो पेड़ों के बीच रॉन का नाम चिल्ला रही थी। कुछ मिनट बाद जब वो लौटी,
तो उसके गीले बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। वह च, चला गया। अंतर ध्यान हो गया। हरमाइनी एक कुर्सी पर पैर ऊपर करके बैठ गई और घुटनों पर सिर रखकर रोने लगी। हैरी सदमे में था। उसने झुककर हॉर्क्रक्स उठाया और अपने गले में लटका लिया। उसने रॉन की बर्थ से कंबल खींचकर हरमाइनी पर डाल दिए। फिर वह अपनी बर्थ पर चढ़ गया और स्याह कैनवास की छत को घूरते हुए बारिश की टप-टप की आवाजें सुनता रहा।